हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए तो आज हम देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा है। उसमें हम आधे चैप्टर को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्मामीटर के ही बारे में। तो हमारा एक्टिविटी 3.4 है। चलिए, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श न करे। मतलब आपको हाथ में पकड़ के ही रखना है उसको। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नता है? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। यह आपको प्रयोग करके देखना है। तो हम एक नोट पढ़ लेते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियों भी बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां हैं? तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। मतलब कि आपको जो थर्मामीटर है वो जो भी जिस बर्तन में आप दे रहे हैं उसको, वो उसे बिल्कुल भी टच ना करे, ना साइड से टच करे ना नीचे से टच करे। तो आपको उसे पकड़ के रखना है। आगे देखते हैं। बूझू को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 3.5 है। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी मतलब थर्मामीटर को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है, जो उसके अंदर पारा भरा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। नेक्स्ट देखते हैं। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी वाला अलग होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर अलग होता है। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता, इसे देखते हैं। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? देखिए आपको दिख रहा है इसमें। ये विभंग का क्या लाभ है? ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। देखते हैं इसको। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। मतलब कि ये वाला जो आपको थर्मामीटर शो हो रहा है, ज़्यादातर ये थर्मामीटर सभी के घर में मिल जाता है। तो इस थर्मामीटर का यूज़ ज़्यादा करते हैं आप, और इसमें क्या नहीं होता, पारे का उपयोग नहीं होता है। सब कुछ इसमें अंदर ही फिट होता है, जो कि हमें शो भी नहीं होता है। अब देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर
जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ये ठंडा क्यों हो जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। मतलब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। तो इसके लिए कौन सा एक्टिविटी है, इसके लिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3.6। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। जिस तरह से देखिए आपको इसमें दिखा रखा है पिक्चर में, मोम के टुकड़े का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? ये आपको देखना है तो आप इसे आराम से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्टिविटी 3.7 क्या कहती है? किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे मतलब स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए तो क्या होता है। स्टील की चम्मच एक धातु है और क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? तो इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी का नहीं होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें बोलते हैं कुचालक। जो जाने देते हैं उनको चालक बोलते हैं, जो नहीं जाने देते हैं उनको कुचालक। आगे पढ़ते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। प्लास्टिक तथा लकड़ी जैसों को इन्हें जो कुचालक होते हैं उनका दूसरा नाम है ऊष्मारोधी। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। एक्टिविटी 3.8 कौन सी एक्टिविटी है? 3.8। गोल पैंदे का फ्लास्क लीजिए। क्या लेना है? गोल पैंदे का फ्लास्क। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देखते हैं उसे चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? संवहन। आई होप ये समझ गए होंगे। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी
गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.9। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए, ज्वाला के पीछे। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्म का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? तो जो पास वाला होगा वो सबसे ज़्यादा अनुभव करेगा, क्योंकि वहाँ पर ज्वाला की स्थानांतरण हो रहा है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लो के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की वायु से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती हैं। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो समुद्र की ओर से वायु आती है उसको बोलते हैं समुद्र समीर। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। देखिए, इसमें खिड़कियां इस साइड बनाई हुई हैं, जिस साइड समुद्र है। इसे बोलते हैं थल समीर। आगे पढ़ते हैं। यह थल समीर कहलाते हैं। जब क्या होता है, रात का समय होता है और धरती की तरफ से वायु चलती है। आगे देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रम में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे बोलते हैं विकिरण। जब सूर्य से जो ऊष्मा हम तक आती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे बोलते हैं विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा धूप या विकिरण ना आए। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता लगाएं। एक्टिविटी 3.10। टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? कुछ डिब्बों में जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.11। एक्टिविटी 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भरिए।
दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप याद कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। तो हमें ठंड में कैसे डार्क और गर्मियों में कैसे हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे? तो आप किसे चुनेंगे? आप भारी को ही चुनेंगे। एक शॉर्ट नोट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसी लगी है। एंड मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।